रचना जी जर्सी खड़ी हो गई जब उनके पति ने उन्हें देखते ही कहा, यह क्या पहन लिया तुमने? यह रंग तुम पर सूट नहीं करता। इतने चटक रंग की साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र है क्या? जाओ मेहमानों के आने से पहले चेंज करके आओ। और हाँ, इस बार ध्यान रखना, अरे अकल नहीं है तो पूछ लेना मुझसे क्या क्या मैं देखूं और क्या सुधारो तुम्हारा। सबके सामने निखिल के तानों और आंखों ने उन्हें हमेशा की तरह सहमा दिया था और अपने कक्ष में जाने को बाध्य कर दिया था। वैसे यह कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ऐसे वाक्य, ऐसे ताने तो जैसे उसकी दिनचर्या या के अनभिज्ञ अंग ही बन गए थे। पर आज तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनकी बहू आ रही है। उनके इकलौते पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। आज बहू के स्वागत में भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। रचना जी का उत्साह देखने लायक था। कितने अरमान से बहू आगमन पार्टी में बढ़िया लाल बॉर्डर की सिल्क साड़ी उन्होंने तैयार करवाई थी। साथ में आज सालों के बाद मैचिंग गहने भी पहने थे। आईने में अपने आप को देखकर वह खुद ही शर्मा गई थी। पर निखिल ने तारीफ करने के बजाय सबके सामने ऐसा कहकर उन्हें मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं रखा था। पता नहीं निखिल को मेरी इस तरह बेइज्जती करके क्या सुकून मिलता है। मारे बक्स के उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन आंसुओं के साथ ही जैसे पिछले जीवन के कितने दृश्यों के पर्दे खुलने लगे। शादी के बाद से ही उनकी पसंद की आलोचना करना जैसे निखिल का प्रिय सगल बन गया था। रचना एक पढ़ी लिखी सुंदर पत्नी थी। निखिल की इज्जत करती थी, हर काम में उसकी सलाह लेती थी, उसको बता कर करती थी। कहीं भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, रचना निखिल से बिना पूछे कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया निखिल हर बार उसकी बातों की, उसकी खरीदारी की अवहेलना करता था। अपनी सही गलत बातें उस पर थोपना अपनी मर्दांगी समझता था। पत्नी मेरे अनुसार चलती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच यह बात उसका अहम तुष्ट करते थे। हर अच्छा निर्णय और अच्छी बात का श्रेय निखिल को और हर खराब घटना का या निर्णय की उत्तरदायी रचना ही बनती आई है। शादी के बाद पहली बार जब वह कॉफी बनाकर लाई तो सबने बहुत तारीफ की, जबकि निखिल मौन ही रहे और पूछने पर बोले, शक्कर ज्यादा थी, इस घर में इतनी शक्कर कोई नहीं पीता। उसके दोस्त के घर पार्टी में जाने को तैयार हुई तो निखिल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी अब आप भी इसे कुछ कायदा सिखा दो, मेरे साथ तो कहीं जाने लायक ही नहीं है ये। फिर वहां पार्टी में सबके इतराज पर जैसे ही उसने जूस का गिलास उठाया, पता नहीं निखिल की सहमा देने वाली निगाहें मिलते ही घबराहट में उसका हाथ कांप गया था और गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके और कई मेहमानों की ड्रेस भुगता चला गया था। सबके सामने निखिल ने कितना कुछ सुनाया था, उसके मेजबान को आकर टोकना पड़ा था। एक बार निखिल के जन्मदिन पर रचना बड़े शौक से एक शर्ट खरीद कर ले आई थी। तब रचना, तुमको किसने कहा था मेरे लिए शर्ट खरीद कर लाने को? पहले मेरी पसंद को तो समझ लो, खरीदारी करने की अकल भी है तुम्हें? इतनी घटिया शर्ट आज तक मैंने नहीं पहनी। तब से आज तक मैना ने सुधीर के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। एक बार रचना की घनिष्ठ सहेद उसके घर आई थी, दोनों बातें करने में मशगूल थे। उसी समय निखिल आ गए और दोनों की हंसी मजाक को अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, तो अब अपनी सहेली से मेरी बुराई कर रही हो? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? इतनी देर से गप्पे लड़ाने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? वैसे तो कहती हो टाइम ही नहीं मिल पाता। रचना को अपनी सहेली का अपमान से दुध चेहरा अभी तक याद है। उस दिन के बाद से उसका कोई भी परिचित उसके घर नहीं आता। एक बार और शायद अंतिम बार ही दोनों साथ में बाजार गए थे घर के लिए नया से लाने को। दुकान में उसके एक सोफा पसंद करते ही दुकानदार और बाकी सभी के सामने निखिल उस पर जलाने लग गया था। अरे तुम्हें तो किसी चीज की अकल ही नहीं है, कुछ पूछना ही बेकार है। तुमसे तो सोफा खरीदने आई हो, कोई आइडिया भी है तुम्हें? रचना अधिकतर मौन भाव से सब सहन करते हुए बिना कोई आपत्ति किए करती चली आ रही है। प्रतिकार करने की असमर्थ और अवज्ञा करने पर घर का वातावरण असहज होने का खौफ
समझाने की कई असफल कोशिश और मायके तक अपनी इस दयनीय स्थिति उजागर न होने की सफल कोशिशों के कसम कस में रचना का जीवन निखिल के हर अनुचित व्यवहार और बातों को भीने हेतु बाध्य होता आया है। बधुआ वो अपने प्रति निखिल के इस असदशल और कटु बर्ताव का कारण अपनी ही कमियों को सोचकर कुत होती रहती है, पर आज उसकी बहू आने वाली है, उसकी जिंदगी का नया पड़ाव आरंभ होने वाला है। क्या अब इस उम्र में भी अपनी बहू के सामने उसे इस तरह अपमानित होना पड़ेगा? निखिल की तो आदत बन चुकी है, उनके लिए तो यह सब स्वाभाविक है, पर आने वाली बहू के लिए यह अस्वाभाविक भी रहेगा और सास की इज्जत घटाने वाला होगा। क्या क्या बाकी की जिंदगी में अब उनकी बह भी इस तरह का बर्ताव उनके साथ करेगी? नहीं, इसकी कल्पना से ही मेना से रर गई। अपनी इसी कक्ष में आंसू बहाते अनपल उसकी आंखों के सामने से गुजरते चले गए। आज भी बिस्तर पर उसकी आंखों के सामने निखिल की थोपी गई पसंद की साड़ी हर बार की तरह उसके खामोश आज्ञा पालन की व्यवस्था को मुचिहा रही थी और शायद उसकी पसंद की लाल बॉर्डर की साड़ी अनाधिकार शेप की पैरों तले लाने का इंतजार कर रही थी। अचानक उन्हें आज से यह बात से महसूस हुई कि निखिल के इस असदन शलताव को बढ़ावा देने में उसकी तमुक सहनशीलता में भी अहम रोल अदा किया है। वह चुपचाप मानती गई, सहन करती गई, इसीलिए निखिल ऐसा करना अपना हक समझने लगा। पत्नी की सहनशीलता भरी समझदारी का दुरुपयोग करता गया। मालकिन बहू जी आ गई है, भैया जी को ढूंढ रहे हैं। आवाज सुनकर वह वर्तमान में आ गई। वह जानती थी बेटा उसको ही ढूंढेगा और वहां नहीं पाकर चिंतित हो जाएगा। एक ममस्नी करते हुए उन्होंने पति की थोपी साड़ी को उसकी जगह बताते हुए अलमारी में रख दिया और अपनी पसंद की लाल बॉर्डर वाली साड़ी को अपने ऊपर फिर से ठीक किया। और जैसे ही हॉल में बहू के लिए भूखे लेकर उसके पास गई, बह ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपने पास बुलाया और निखिल के बगल में खड़े करते हुए सबके सामने जोर से तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। यह भूखे तो आपके लिए ही सही लग रहा है। बेटे ने भी बहुत स्नेह से हंसकर कहा, हाँ मम्मी, आज तो आपका ही दिन है, कहकर आगे बढ़ उसके पैर छू लिए। उसकी आंखों की आत्मविश्वास भरी चमक ने आज निखिल को ही सहमा देने वाली आंखों को सहमा दिया था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।